सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में सजीव एवं उनका परिवेश भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में जल ही जीवन है भाग 1 के बारे में समझेंगे। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे रेशे और प्लास्टिक को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास
मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं, मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था, और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर
उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पवन और सोनिया भाई बहन हैं। पवन सोनिया से उम्र में 1 ही साल छोटा है, मगर काफी चंचल और जिज्ञासु स्वभाव का है। उनको और उनके पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। हर बार गर्मी की छुट्टियों में पूरा परिवार किसी नई जगह घूमने जाया करता है। एक दिन दोनों घर के पास वाली छोटी नहर में नहा रहे थे। पिताजी की उस दिन छुट्टी थी, वे भी उनके साथ ही थे। पवन, चलो देखते हैं कौन पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। ठीक है सोनिया। दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं। पवन कुछ ही देर सांस रोक पाता है, सोनिया अधिक समय तक सांस रोक लेती है। तुम हार गए। देखा, मैंने कितनी देर तक सांस रोक के रखी थी। तो तुम भी कोई बहुत ज्यादा देर तक थोड़ी ना रोक पाई हो। हाँ, अब हम कोई डॉल्फिन तो है नहीं जो कि लंबे समय तक पानी के नीचे सांस रोक पाए। सोनिया, जरा सोचो, पानी में रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीवों की बनावट हमसे कितनी अलग होती है। सही कहा। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, जो इनको पानी में चलने में सहायता करता है। जलीय जीवों की पूंछ और मछलियों की शल्क भी गति करने में सहायक होते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि डॉल्फिन कैसे सांस लेती है और यह मछलियों के सांस लेने से किस प्रकार अलग होता है? डॉल्फिन्स अपने सर पर बने छिद्र से समुद्र की सतह पर आकर सांस लेती हैं। वो पानी को बाहर फेंकती हैं और साफ हवा अंदर भर लेती हैं। हाँ, और मछलियाँ तो अपनी गिलों से सांस लेती हैं। मछुआरे जैसी ही मछलियों को पकड़कर जाल से बाहर निकालते हैं, वो छटपटाने लगती हैं और अगर उन्हें पानी में वापस नहीं डालें तो कुछ ही समय में मर भी जाती हैं। सही कहा। क्या तुम्हें याद है, जब हम गोवा घूमने गए थे तब हमने वहाँ के मछली घर में कितनी अलग अलग तरह की मछलियाँ देखी थीं? हाँ, कुछ याद तो है। वैसे घूमने से याद आया, मुझे राजस्थान में ऊंट की सवारी करके बड़ा मजा आया था। बच्चों, ऊंट की सवारी की तो मैंने बेहद सुंदर तस्वीरें भी ली थी। हाँ पिताजी, मेरा मन कर रहा है वो तस्वीरें देखने का। क्यों ना घर चलकर हम अपनी एल्बम देखें? हाँ, मुझे भी देखनी है। बच्चे फैमिली एल्बम देखने के लिए उत्साहपूर्वक घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे एल्बम निकालते हैं, खोलते हैं और तस्वीरें देखने लगते हैं। ये देखो, हमारी ऊंट वाली तस्वीर। ऊंट वाले अंकल ने हमें बताया था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि वह गर्म रेतीले रेगिस्तान में घंटों तक यात्रा कर सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी कुबर में वसा होती है, जिससे वह लंबे समय तक भोजन के बगैर रह सकता है। ऊंट को पसीना भी नहीं आता और वो मूत्र उत्सर्जन भी कम करता है। कमाल की बात यह है कि जब उसे पानी मिलता है तो वह एक ही बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। इसलिए वह इतनी गर्मी में भी कई दिन तक बिना पानी के रह पाता है। पवन, क्या तुम जानते हो, ऊंट केवल राजस्थान में ही नहीं, लद्दाख जैसे ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि पहाड़ों वाली ऊंट प्रजाति के 2 कुबड़ होते हैं। अच्छा, जब हम लद्दाख गए थे तब वहाँ के ऊंट नहीं देख पाए थे। लेकिन ये देखो, हमने याक के साथ कितना अच्छा समय बिताया था। बिल्कुल, याक की सवारी कितनी मजेदार थी। सिर्फ सवारी क्यों, याक का दूध भी तो कितना स्वादिष्ट था ना। दीदी, क्या याक के बाल उसे पर्वतों की घनी ठंड के अनुकूल बनाता है? हाँ, मैंने किताब में पढ़ा है कि सभी जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं। अगर मुझे सही याद है तो उसे अनुकूलन कहते हैं। तुमने ठीक कहा। मुझे तो सबसे ज्यादा अचंभा पर्वतीय बकरियों को देखकर हुआ था। याद है कैसे वो अपने मजबूत खुरों की सहायता से पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ खड़ी ढलानों पर भी दौड़कर चढ़ रही थीं। हाँ, मैं भी चौंक गया था, पर उन्हें देखना मजेदार था। वैसे देखा जाए तो अपने वातावरण के अनुकूल ढलने वाले हर जीव की काबिलियत अचंभित करने वाली है। मैंने एक बार एक रोचक किताब में पढ़ा था
कि अमेरिका और कनाडा के अत्यंत ठंडे इलाकों में एक वुड फ्रॉग नाम का मेंढक रहता है। शीत ऋतु में जब सारा वातावरण बर्फ से ढक जाता है, तब यह मेंढक भी पूरी तरह जम जाता है। उसके दिल की धड़कन महीनों तक रुक जाती है। ऐसा लगता है कि ये मृत हो, पर ग्रीष्म ऋतु आते ही ये दोबारा जीवित हो उठता है। सच में यह तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे यह तो पता है कि भालू जैसे कई जीव शीत ऋतु में महीनों तक लंबी और गहरी नींद सो जाते हैं और इसके लिए वे ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक भोजन करके अपने शरीर में वसा जमा करते हैं। लेकिन ये मेंढक तो इनसे भी आगे निकला। बच्चों, अगर देखा जाए तो सिर्फ गति करने वाले जीव ही नहीं, पौधे भी अपने वातावरण के हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे वर्षावनों की पत्तियां बेहद बड़ी होती हैं ताकि उनकी सतह से अधिक वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, वो हो सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जरूरत से अधिक जल होता है। और मरुस्थल के पौधे? मरुस्थल के पौधों की पत्तियां या तो बिल्कुल छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं ताकि इनकी सतह से कम वाष्पोत्सर्जन हो। इन पौधों की जड़ें भी जमीन में काफी गहराई तक जाती हैं ताकि अधिक से अधिक पानी सोख सकें, क्योंकि वहाँ जल की बहुत कमी होती है। पिताजी, ये सारी तस्वीरें देखकर मेरा मन फिर से कहीं घूमने का हो रहा है। इस बार छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे? ये तुम दोनों बच्चे सोचकर बता देना। अभी भोजन बनाने का समय हो गया है, मैं कुछ अच्छा सा पकाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं आपकी मदद करती हूँ। पवन, तब तक तुम सोचो कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जल ही जीवन है, भाग 1। पानी अमूल्य है और पानी के बिना जीवन ही नहीं है। जल केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी अति आवश्यक है। सारी वनस्पति जल पर निर्भर है। यदि जल ना हो तो क्या हो? जल के बिना न फसलें होती, न फल, न सब्जियां, न घास फूस, कुछ भी ना होता। जल का महत्व और उसके अन्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। आइए हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में चलें, जहां जुगनू और राजेश रहते हैं। माँ, आज हमारी पाठशाला में निबंध लेखन प्रतियोगिता है। मैं जल्दी से राजेश को बुला लेता हूँ, नहीं तो वो रोज की तरह देर कर देगा। राजेश, राजेश, आ रहे हो क्या? हाँ यार, आ रहा हूँ। तुम जरा 2 मिनट के लिए रुको जुगनू, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। राजेश, तुम हर रोज देर करते हो। ऐसा क्या करते हो तुम कि रोज देर हो जाती है? तुम्हें पता है ना जुगनू, इस गांव में पानी की इतनी कमी है। रोज सुबह मैं सरपंच के घर के पास से पानी लाता हूँ, इसलिए हर रोज देर हो जाती है। हमारे यहाँ पानी की काफी दिक्कत है। ओहो, हमारे यहाँ भी काफी दिक्कत है, लेकिन माँ सुबह पानी लाती हैं और मैं और दीदी शाम को मदद करते हैं। चलो अब जल्दी चलते हैं। बच्चों, आज 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी को पता ही है कि हमारे गांव और हमारे देश की अलग-अलग जगहों में पानी की काफी कमी है। आज आप सभी पानी के महत्व और उसके बचाव के बारे में एक निबंध लिखेंगे और जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बच्चों,
विश्व जल दिवस का क्या महत्व है? यदि आप दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे अधिकांश ग्रह पर पानी है, जो 70% है। 70% पानी होने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सभी बच्चों ने पानी के महत्व के बारे में काफी अच्छी बातें लिखी हैं। आज का पुरस्कार जुगनू को जाता है। जुगनू, यहाँ आओ और पूरी कक्षा को बताओ कि तुमने क्या लिखा। जी मास्टर जी। दोस्तों, यह धरती 70% पानी से भरी है, लेकिन इस पानी में से 97% पानी नमकीन है, जो समुद्रों और महासागरों में है। यह पानी पीने लायक ही नहीं है। जुगनू ठीक कह रहा है। सिर्फ 3% पानी इस्तेमाल करने लायक है। मास्टर जी, क्या इसलिए हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है? हाँ, लेकिन जुगनू, क्या तुम विस्तार से बता सकते हो? यह 3% पानी को अलवण पानी कहते हैं। इस 3% जल में लगभग 2/3 पानी नदियों, कुंड, तालाबों में मिलता है और थोड़ा पानी भूजल के रूप में रहता है। भूजल धरती के अंदर रहता है। पानी बर्फ और ग्लेशियरों में पहले जमा रहता है। ये पिघलने पर झीलों में, नदियों में, कुंड में जाता है। केवल 0.006% पानी हमें इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है, जो कृषि और कारखानों में भी उपयोग होता है। क्या इतना पानी सारी जनसंख्या के लिए काफी है? बच्चों, इतना कम पानी दुनिया भर में 7 बिलियन से अधिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इस 0.007% पानी पर ही निर्भर हैं। हम सभी इसलिए पानी की कमी का अनुभव करते हैं। भारत की तरह पूरे विश्व में पानी की समस्या है। पिछले 100 वर्षों में पानी का इस्तेमाल 6 गुना बढ़ गया है। इतने लोग पानी का उपयोग करते हैं। मास्टर जी, अगर इतने लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो खत्म हो जाएगा, है ना? पानी बचाने के कई उपाय हैं। हमें पानी का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर बूंद को बचाना चाहिए। घर में पानी का पुनः उपयोग करना चाहिए। बारिश का पानी बचाने के लिए राजस्थान में टोबा और टांका बनाए जा रहे हैं। इनमें जल संरक्षण किया जाता है। ये टंकी जैसे हैं। राजस्थान में खड़ीन खेती की प्रणाली है। यह एक पारंपरिक खेती प्रणाली है। इससे बहुत पानी का बचाव किया जाता है। जल संरक्षण सभी को करना चाहिए। शाबाश जुगनू। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि पानी आता कहां से है? जब बारिश होती है हमें पानी मिलता है। बारिश ही पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। शाबाश। और बारिश कैसे होती है? पानी 3 अवस्थाओं में होता है। बर्फ ठोस अवस्था है, पानी तरल अवस्था है और वाष्प गैसीय अवस्था है। सही कहा। मैं एक चित्र बनाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सूरज झीलों और नदियों के पानी को गर्म कर देता है और वाष्पीकरण की वजह से जल वाष्प बन जाता है। जब जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो यह तरल रूप में बदल जाता है। इसे संघनन कहते हैं।
जब बादलों में ज्यादा पानी संघनित हो जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। इस पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर पानी की मात्रा को स्थिर रखने में मदद करता है, लेकिन हमें पानी को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। मास्टर जी, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन मेरे नाना जी के गांव में तो पानी बहुत मिलता है। ऐसे क्यों होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि वहां ज्यादा भूजल है। जहां पर भूजल ज्यादा है, वहां पानी की कोई कमी नहीं होती। क्या भूजल बहुत महत्वपूर्ण है? भूजल हमारे लिए पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पानी जमीन के नीचे जमा होता है, चट्टानों की परतों के बीच। किसी स्थान पर भूजल की ऊपरी सीमा को उस स्थान का वाटर टेबल कहा जाता है। यह स्तर आमतौर पर मैदानी इलाकों में अधिक होता है और पहाड़ी इलाकों में बहुत कम होता है। मास्टर जी, धन्यवाद। आपने हमें बहुत जानकारी दी। हमें पानी के बारे में काफी बातें समझ आईं। आज आपने पानी के कई पहलुओं के बारे में जाना। अगले वीडियो में आप पानी का वितरण और जल स्तर में कमी के बारे में जानेंगे। फिर मिलते हैं। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है।
मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। ओहो, ये एक तो बाहर तेज बारिश हो रही है। इतनी मुश्किल से छत वाली रस्सी को यहाँ बांधा था, अब ये भी टूट गई। अब कपड़े कैसे सूखेंगे? पर ये टूट कैसे गई? शायद गीली होने से इसके रेशे कमजोर पड़ गए होंगे। जूट की ही रस्सी है ये। मैं और भैया जाकर दुकान से नई और मजबूत रस्सी लाते हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए। छाता लेकर जाना, बाहर बारिश हो रही है। मम्मी जी, देखो मुझे दुकानदार ने ये नायलॉन की रस्सी दी और कहा कि ये इतनी मजबूत है कि बार बार गीली होने पर भी ये नहीं टूटेगी। मैंने और भैया ने इसे रस्साकसी के खेल की तरह खींच कर भी देखा, है ना भैया? हाँ मम्मी, मैंने भी सुना है कि ये इतने मजबूत रेशे से बनी होती है कि इससे चट्टानों पर चढ़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओह अच्छा, तो नायलॉन का रेशा हमें कौन से पौधे से मिलता है? ये किसी पौधे या जंतु से नहीं, बल्कि इंसानों ने खुद बनाए हैं। तुम्हारा छाता भी तो इसी से बना है। ओह, मेरा छाता भी? अब मैं समझी कि इंसान ने नायलॉन जैसा रेशा क्यों बनाया होगा, ताकि इससे बनी चीजें मजबूत भी हो और जल्दी से गीली भी ना हो, जैसे ये रस्सी और छाता। सही कहा ना मैंने दोस्तों? क्या आप पता लगा सकते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो नायलॉन से बनाई जाती है? भैया, इसके अलावा भी कई रेशे होंगे जो इंसानों ने बनाए होंगे। चीजें मजबूत भी हो और जो पानी में गलती भी नहीं। चलो माँ के नए कपड़ों के बक्से में देखते हैं। हाँ जरूर, चलो। पिछली बार त्योहार पर मम्मी ने रेशम की साड़ी खरीदी थी, जो कि मेरे रेशम के सूट से महंगी थी। मगर इन दोनों की कीमत में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों ही रेशम के हैं? सानिया, दुकानदार ने तुम्हें नकली रेशम दे दिया। मतलब उसने हमें धोखा दे दिया क्या? नहीं सानिया बेटी, ये रेशम जैसा दिखने वाला इंसान का बनाया रेशा है। तुमने इसके बारे में पढ़ा भी होगा अपनी विज्ञान पुस्तक में। दोस्तों, क्या आप इस नकली रेशम के रेशे का नाम मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करेंगे? बताइए। ये देखो दोस्तों, मेरा नकली ऊन से बना स्वेटर। आप खुद भी अपनी विज्ञान पुस्तक में इस नकली ऊन का नाम पता लगा सकते हो। ये मेरा टेरिकॉट का कुर्ता पिछले दीपावली में मम्मी ने मुझे पहनने भी नहीं दिया। टेरिकोट पॉलिस्टर का ही एक रूप होता है और वो जल्दी आंख पकड़ लेता है, इसलिए नहीं पहनने दिया। अच्छा। तुम्हें याद है कबीर, तुमने एक बार पेट बोतल में गर्म गर्म पानी डाल दिया था, तो वो बोतल पिघलकर सिकुड़ गई थी। इनकी कुछ कमियां हैं तो बहुत से फायदे भी तो है। इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ये मजबूत है, हल्की है और दोस्तों, आपको क्या लगता है और क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल इनका इस्तेमाल बहुत होने लगा है? पता लगाइए। मम्मी, मुझे एक बात जाननी है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी
कौन से रेशे के वस्त्र पहनते हैं जो कि आग नहीं पकड़ पाते? उन कपड़ों पर मेलामाइन नाम के प्लास्टिक की परत होती है। ओह हाँ, हमने जब मेलामाइन के बर्तन खरीदे तो उन अंकल ने भी बोला था कि ये ESI प्लास्टिक है जो अधिक ऊष्मा सहन कर सकती है। इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। हमारे घर में ESI कई चीजें, बिजली स्विच, बर्तन के हत्थे इस तरह की प्लास्टिक से बने हैं। दोस्तों, क्या आप ऊष्मा से पिघलने वाली प्लास्टिक का नाम बता सकते हैं? हाँ सानिया, लेकिन तुम जानती हो ना कि प्लास्टिक हमारे वातावरण के लिए हानिकारक भी हो सकती है। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कहीं भी फेंक देते हैं। नदियों में, सड़कों पर प्लास्टिक इतनी इकट्ठा हो चुकी है। हमारे विद्यालय में प्लास्टिक खत्म करो अभियान में बताया गया था कि ये एक ऐसी वस्तु है जिसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो इस अभियान में कैसे साथ दोगी सानिया? बताओ। S/R सिद्धांत अपनाऊंगी, जैसे प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े का थैला। हम प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक चीज को फेंकने के बजाय बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक को कम करने के और क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? दोस्तों, आज जो कुछ हुआ उससे हमने सीखा। 1. इंसान द्वारा बनाए गए रेशे जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर के बारे में। 2. इनसे बने वस्तु की विशेषताओं के बारे में। 3. प्लास्टिक के प्रकार और प्रयोग के बारे में। 4. प्लास्टिक के निपटारे के उपाय के बारे में। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे।
तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है, और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरह ये एक्वेरियम अवस्थित है। और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है, इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है और अच्छा से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है, और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनोखी अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है।
के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर एक नए जानवर के एनक्लोजर के पास। तब तक के लिए नमस्कार। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।